नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस बात का इंकशाफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में हुई है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से नुकसान का खतरा गुज़िश्ता कई रोज से है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर पर आगाह भी है, लेकिन ये इंकशाफ इतना बड़ा है कि इस पर सिर्फ पाकिस्तान का आगाह होना ही काफ़ी नहीं है। आलमी दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाने के लिए हमें मजीद और क्या कुछ करना होगा, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इसी बारे में है, जबकि दूसरा सेगमेंट इस सरप्राइज अनाउंसमेंट के हवाले से जिसके तहत कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये सरप्राइज हुकूमत के लिए क्या एक नेक शगुन साबित हो सकता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और आखिर में आप सब तैयार हो जाएं क्योंकि आने वाले दिनों में बिजली का बुनियादी टैरिफ 13 रुपए 35 पैसे फी यूनिट से बढ़कर 16 रुपए 69 पैसे में हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्जियाकार मोना आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ तज्जियाकार जैगम खान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्जियाकार अनीका निसार साहबा भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ सहाफ़ी तज्जियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कि आज फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर वो वहां पर मौजूद हैं और वहां पर वहां की आवाम को, वहां की हुकूमत को, वहां की इंतजामिया को उन्होंने भारत के मज़मूम अज़ाइम से आगाह करने की कोशिश की है, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत कर सकता है और इस सिलसिले में जिसके साथ उसका दोस्ताना है, जिस पर वो एतबार करता है, उनसे इस सिलसिले में वो राब्ते में भी है। लेकिन हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम अक़वाम आलम को इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर आगाह कर रहे हैं? लेकिन अगर नहीं कर रहे तो हमें इस सिलसिले में इक़दाम उठाने क्या चाहिए? जनरल साहब, ये बताइएगा, अबू धाबी में वो मौजूद हैं, अच्छा इनिशिएट है कि उन्होंने वहां पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां के लोगों को इस बारे में आगाह किया, लेकिन मजीद इक़दाम हमें क्या करना होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो ये जो काम उन्होंने किया है, पाकिस्तान में तो वक्तन फक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, लेकिन ये जाके दूसरे मुल्क में ये करना, ये बड़ा मुफीद और मैं समझता हूँ बड़ा एक दुरुस्त कदम था। एक तो ये कि अबू धाबी के साथ या दुबई के साथ उनके ताल्लुकात इंडिया के भी बेहतर हो रहे हैं और उनमें काफी गर्मजोशी है। दूसरी तरफ ये है कि जब आप किसी गैर मुल्क में जाके ये इस तरह की बात करते हैं तो उसको मीडिया कवरेज ज्यादा मिलता है, इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा कवरेज मिलता है, जिससे भारत के अज़ाइम, भारत की तरफ से जो खतरात हैं वो वाज़ेह तौर पे दुनिया के सामने आए। और इसमें ये भी बड़ी चीज अहम थी जो उन्होंने मेंशन की कि भारत जो है वो मशावरत कर रहा है या वो गालिबन उनसे रजामंदी लेने की कोशिश कर रहा है, जो उसके साथी, पार्टनर या ये कह लीजिए कि उसके तहादी हैं, उनमें अमेरिका सर फहरिस्त है क्योंकि वो आज उसको उन्होंने क्वाड का हिस्सा बनाया हुआ भारत को, तो उनको भी पैगाम चला गया कि पाकिस्तान को ये चीजें पता है। लिहाजा ये भारत का भांडा फोड़ने के लिए भारत का, यानी ये सारे जो उसके एक अज़ाइम हैं उसके जो उसने बना के रखे हुए हैं, ये दुनिया के सामने लाने के लिए ये बड़ा अच्छा कदम था जो उठाया। अब चीज ये है कि यूनाइटेड नेशन के जो P5 कंट्रीज हैं उनको हमें ऑन बोर्ड करना चाहिए, हमें इंटेलिजेंस शेयर करनी चाहिए उनके साथ कि ये होने जा रहा है। आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक और वाकया हुआ वो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स की गाड़ी पे जो फायर हुआ, अब ये उससे आप लिंक करें तो आज यूनाइटेड नेशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और हमें उनको एक्टिवेट करना चाहिए। इसका लिंकेज भी उस चीज से है, ये जो यूनाइटेड नेशन की गाड़ियों को जो निशाना बनाया गया, इसका लिंकेज भी सर्जिकल स्ट्राइक से है। वो इस तरह है कि आज भारत जो कुछ भी करता है LOC के ऊपर, पाकिस्तान चूंकि ऑब्जर्वर्स को, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को लेके जाता है वहां पे, और हम यहाँ से मुख्तलिफ एम्बेसीज के नुमाइंदे भी लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं। आज ये गए हुए थे वहां पे भारत का वो देखने के लिए कि इन्होंने भारत ने कितना सिविलियंस को निशाना बनाया और क्या नुकसान किए हैं। ये रिपोर्ट जब जाती है यूनाइटेड नेशन में तो लाजमी बात है कि भारत वो यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट सर्कुलेट होती है, भारत की बदनामी होती है, तो वो कोई बड़ा कदम उठाने से पहले वो चाहेंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर्स को इस तरह डरा दिया जाए कि ये आए ना LOC के ऊपर। अब उनकी गाड़ी को निशाना बनाया, लिहाजा वो रिलक्टेंट होंगे कि जब कोई एक्शन चल रहा है, जब कोई ऐसी बात हो रही है वहां पे कि फायर हो रहा है, तो वो जाके वहां पे देखें, वो इस चीज से गुरेज करेंगे। वरना
ये सोचा भी नहीं जा सकता कि भारतीय गाड़ी नहीं पहचानते। एक तो ये सफेद रंग की गाड़ियां होती हैं, दूसरा इन पे बड़ा मोटा मोटा यूनाइटेड नेशन लिखा होता है, और फिर ये है कि ये एलओसी के पास सिर्फ यही गाड़ियां हैं जो कि मूव करती हैं। पाकिस्तान की या उनकी भारत की गाड़ियां वो तो मूव नहीं करती, क्योंकि पता होता है कि उनको निशाना बनाया जाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन को भी हिलाना चाहिए कि ये जो काम किया गया इसका भी एक मकसद है, ऐसे नहीं किया गया। ठीक है, लिहाजा ये पूरी एक तस्वीर आपके सामने आ गई, और इसमें दुनिया में हमें पूरी तरह प्रचार करना चाहिए कि भारत जरूर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं के पार कहीं कोई ऐसा वाकया करने की कोशिश करेगा जिससे किसानों का जो मसला बना हुआ उनको मुल्क के अंदर और जो कश्मीर का उनसे तवज्जो हटाई जा सके, और लोग जो है वो उस तरफ टक्करें मारने के बजाय वो इधर देखें कि जी पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई। तो ये वो चीज है। बाकी जो असल किस्सा है वो ये है कि इस दफा अगर भारत मौका दे, इस तरह की हरकत करे, तो उसका जवाब बड़ा करारा होना चाहिए, मुंह बिगाड़ के वापस भेजना चाहिए। ऐसे ही है कि इस दफा हमारा जवाब इतना ठोस होना चाहिए। और आपको पता है कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले हाई अलर्ट पे अफवाज को हाई अलर्ट पे कर दिया था, इसी वजह से कि अब की दफा जवाब ठोस होगा, और वो ऐसा होगा कि वो वाकई उसके निशाना जो है वो भारत में सारी दुनिया देख सकेगी कि भारत के ऊपर ये निशाना। जनरल साहब, आपने सभी के सभी पॉइंट्स अभी खोलकर सामने रख दिए, वो पॉइंट्स है कि जिन पर मैं आगे बात करना चाहती थी। मोना, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे जनरल साहब ने रेज किए हैं। एक तो ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया गया है चारों तरफ, ठीक है। दूसरा फिर ये कि जनरल साहब ने कहा कि हमें मजीद करारा जवाब देना होगा। मेरे ख्याल से 27 फरवरी का वाकया भी जवाब देने के हवाले से कोई छोटा नहीं था। वो अलग बात है कि भारत को कभी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें मजीद क्या इक़दाम करना होंगे? देखें ज़रियाब, असल में काफ़ी सारी बातें वही है कि जनरल साहब तो ज़ाहिर है अपने सिंस इज अ वॉर वेटरन तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो बता चुके हैं स्ट्रेटेजिकली भी। लेकिन अगर ब्लॉक्स देखें तो देखें ये ब्लॉक्स बहुत पहले से मौजूद थे। हमने यूएई को बता दिया है कि अब जो आपका न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड है भारत, तो उनके क्या अज़ाइम है हमारे हवाले से, क्योंकि ये तमाम जो अरब ब्लॉक है ये अपनी दफाई ज़रूरियात के लिए हम तमाम के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, पाकिस्तान पर ही रिलाई करते हैं। तो उनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि उसके बदले आप पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है भारत, अगर आप उसके साथ वार्म कर रहे हैं अपने टाइज और उसके साथ कुर्बतें अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उसका हमारे लिए क्या मकसद है। ये एक तो बावर कराना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा मूव है कि फॉरेन मिनिस्टर ने वहां जाकर ये प्रेस टॉक किया। आई टोटली इंडोर्स दिस। और अब देखिए ब्लॉक्स बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। थोड़े रोज पहले यूएई ने इजराइल को भी एक्सेप्ट किया है, फिर उसके बाद अब दीगर भी मामलात हम देख रहे हैं कि बहुत खबरें आई कि जी सऊदी अरेबिया की भी जो क़यादत है उन्होंने भी मुलाकात की है इसराइली क़यादत से, और बहुत कोई इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। हत्ता ये कि फ़िलहाल तो उसकी तरदीद हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से मिली, लेकिन ये ब्लॉक्स बड़े अब वाज़े तौर पर मौजूद हैं। इसराइल के साथ इनके वार्म हो रहे हैं रिलेशनशिप्स, अमरीका के साथ हो रहे हैं। हत्ता ये कि जो बाइडन की जो अब नई रजीम आई है उसके बाद मैं समझती हूँ कि काफ़ी कुछ बदलेगा और कुछ बैलेंसिंग एक्ट वो जरूर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक तो ये हम देख रहे थे कि उनकी बड़ी वाज़े किस्म की टिल्ट नजर आ रही थी। फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को भी साथ साथ इनके बहुत वार्म करवाया है, और भारत की भी कुर्बतें इन्हीं दोनों ने यानी अमेरिका ने और इजराइल ने बढ़ाई हैं अरब ब्लॉक के साथ। तो लिहाजा ये अब एक ब्लॉक बड़ा वाज़े मौजूद है। अब हमें थोड़े रोज पहले पता है, हम तमाम के इल्म में है कि जो $3 बिलियन हमें दिए थे सऊदी अरेबिया ने, वो भी हमने उनमें से 2 बिलियन हमने भी रिटर्न किए हैं उनको चीन की मदद से। तो लिहाजा ये तमाम चीजें, ये प्रेशर टैक्टिक्स हमें बहुत पहले से फील हो रही हैं। इस किस्म का दबाव हमें पहले से फील हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे कौन दोस्त हैं, हमारे कौन दुश्मन हैं। और डिप्लोमेटिकली इन चीजों को सिफारती सतह पर अगर हम देखें, सिफारती सतह में एक कॉमनली यूज्ड फ्रेज है कि देयर आर नो एनिमीज इन डिप्लोमेसी। तो यही चीज, इसी चीज का तकाजा हमें भी करना चाहिए। हमने दुश्मनी किसी से नहीं करनी। यकीनन अरब ब्लॉक के साथ भी अब हमारे जिस किस्म के रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बहुत देरीना है, इसमें कोई शक नहीं। हमने किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने अपने कार्ड्स बहुत केयरफुली खेलने हैं और उनको ये बावर कराना है कि अगर आप हम पे रिलाई कर रहे हैं, हम वाहिद जौहरी ताकत हैं पूरे मुस्लिम उम्मा की, पूरे मुस्लिम दुनिया की, तो अगर आप हम पे अपनी जरूरियात के लिए रिलाई कर रहे हैं तो इसका ये भी देख लें कि आप हमारे दुश्मन से किस एक्सटेंट तक
अपने ताल्लुकात को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उनसे किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज का उनको बावर कराना बहुत जरूरी है। ज़ैगम साहब, हमें अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करना होगी, ना कि ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता करना होंगे दोस्त ममालिक के साथ भी, जो कि हम पर भी रिलाय करते हैं, जिस तरह के मोना ने भी फरमाया। चंद घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी के दौरान हम देखते हैं कि यूएन की गाड़ी पर हमला हो जाता है। मजीद भी अभी भी दुनिया को झंझोड़ने के लिए क्या कुछ करना होगा हमें? जी ज़रियाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया को झंझोड़ना भी है और हमें यह भी देखना है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से इफ़ेक्टिवली रन करें। जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से हम फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, ये कोई संजीदा तरीका नहीं है। जिस तरह की पॉपुलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है, जिस तरह बयान दाग देते हैं, सोचे समझे बगैर किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान कर देते हैं, फिर किसी और जगह भागना पड़ता है, फिर हम कहते हैं जी सारी नहीं जाते, फिर पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमसे गलती हुई थी, हमें मलेशिया में आना चाहिए था। जिस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी पॉपुलिस्ट चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान 70 साल से जो एक बैलेंस कायम रखे हुए है अरब और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी आप देखिए यूएई में हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हम दाद दे रहे हैं। साथ में ये भी देखिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अल जज़ीरा की ये खबर पढ़ के आया हूँ कि कुरैशी साहब जिस काम के लिए गए थे, यानी जो वीज़ा का अफेयर था, उसमें वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए ये जो मामला है, दुनिया भर हमारी तरफ भागती थी जिस वक्त भी भारत और जंग का ख़तरा होता था, क्योंकि ये समझा जाता था इसके नतीजे में बात बढ़ सकती है और मामला न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक तो भारत ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि जी ये पाकिस्तान का ब्लफ है, आप इस बात में ना आएँ। फिर हमारे अपने स्टेटमेंट्स आप देखिए, बालाकोट के मामले पे वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली के फ्लोर में कह दिया कि जी मैं क्या करूं, जंग कर दूं। अरे भाई, दुश्मनों से जंग भी हुआ करती है, जंगें भी करनी पड़ती हैं और हमने जंगें भी की हैं, और अगर वक्त आएगा तो हमने ये सारा इंतज़ाम जंग के लिए ही करके रखा है। आप क्यों एक क्रेडिबल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दुनिया को बता दे रहे हैं कि आप तो जंग किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। देखिए, भारत को मालूम है कि वो हमसे जंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये कोशिश मुसलसल की है कि जंग से नीचे रहते हुए, जंग प्रोवोक किए बगैर ऐसी छेड़छाड़ की जाए जिसका उसको अपने घर में फ़ायदा हो सके, और ये फ़ायदा वो उठा रहा है। अब बालाकोट का मामला ही देखिए कि किसी मुल्क के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती थी, लेकिन भारत ने क्या किया कि वो पायलट जिसने जहाज़ भी गंवाया, दुश्मन के हाथ में कैद भी हुआ, उसको उन्होंने हीरो बना दिया अपने मुल्क में, उसको तमगे और एजाज़ात दे दिए। किस बेशर्मी के साथ वो इस कन्फ्लिक्ट को, और ऐसे कन्फ्लिक्ट को जो एम्बैरेसमेंट का बायस है, उसे भी अपने होम ग्राउंड में कामयाबी के साथ वो पॉलिटिक्स के लिए वहाँ के रूलर्स प्ले कर रहे हैं। तो ये तो है मामला कि इस तरह की छेड़छाड़, हमें ये देखना है कि मोदी जो इस वक्त कर रहा है ये स्ट्रैटेजिक से ज़्यादा पॉलिटिकल है, और उसकी सियासत को समझते हुए किस तरह हमें उसकी हम ये यकीनी बनाएं कि वो इस तरह की छेड़छाड़ को अपनी सियासत में इस्तेमाल ना कर सके। अनिका, ये गिला एक बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से भी मंजर आम पर आया था, आप और मैं उस नशिस्त का हिस्सा थे, कि भारत अपना झूठ भी सच बनाकर बेच देता है, लेकिन हम अपना सच भी सही तरीके से नहीं दिखा पाते। फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान वो इक़दाम उठाए कि भारत को मुंह की खानी पड़े? देखिए ज़रिया, ये एक या दो दिन या एक या दो स्टेटमेंट्स तक मुहित मामला नहीं है। अभी रिसेंटली ईयू डिसइंफो लैब ने भारत के एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम करता है या उसके थ्रू काम करता है, उसके बिहाइंड श्रीवास्तव ग्रुप है, अनवील किया, जिससे पता ये चला कि पाकिस्तान का इंप्रेशन या इमेज खराब करने में भारत ने पिछले 15 साल में इनडायरेक्ट जराए से आगे बढ़ा है। वो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएं हमारे दोस्त मुल्क की तरफ और जाकर बस स्टेटमेंट दे दे और कहें कि हमें पता है कि भारत क्या कर रहा है, कंसिडरिंग कि वो कहते हैं कि आपको पहले पानी किस तरफ उसका बहाव है वो देखना जरूरी होता है।
हमें डायरेक्ट मुंह पे बुरा नहीं बनना, हम लोगों को ये करना है कि हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका जहन तब्दील करना है। जहन साजी आजकल दुनिया का सबसे बड़ा टूल है जो कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। हम वो मुल्क जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, हमें दहशतगर्द मुल्क बनाकर दिखाने के अंदर भारत से बड़ा किसी का किरदार है ही नहीं। इसीलिए हमारी डिप्लोमेसी अब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मैं हर किसी ये नहीं कहती कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो जाकर बात की है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या प्रेस ब्रीफिंग दी है वो गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है। बावर कराना कि भारत इस तरह के इकदामात जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो जरूरी है, लेकिन मेरी नजर में इस तरह की स्टेटमेंट से ज्यादा जरूरी वो है जो हम नहीं कर रहे हैं। साइबर स्पेस एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का फ्रंट है, पब्लिक डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का फ्रंट है। हमारे अपने डिप्लोमैट्स जो वहां बैठे हैं वो कितने एक्टिव हैं वो एक बहुत बड़ा फ्रंट है। सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट नाकाफी है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी के ऊपर हमले की भारत, इसको जितना ज्यादा बाहर की दुनिया में उजागर कराया जाए या एडवर्टाइज कराया जाए वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स के ऊपर अटैक करने वाला मुल्क कभी भी अमन की तमन्ना रख नहीं सकता। और भारत ने जो अपना इंप्रेशन सेक्युलरिज्म बिगेस्ट डेमोक्रेसी का बनाया हुआ है वो नकाब बेसिकली हम लोगों ने अनवेल करना है। सबको, सब ममालिक को मालूम है, ओआईसी को मालूम है, अमेरिका को मालूम है, सब ममालिक को मालूम है कि कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है भारत के अंदर। लेकिन भारत किस तरह से डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन रहा है हमारे लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी ये काम हो गया, क्योंकि दूसरे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बाहर के ममालिक को फर्क नहीं पड़ता शायद कि कितने ज्यादा विद इन द साउथ एशिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ह्यूमन राइट्स वायलेशन भारत कर रहा है, चाहे वो कुलभूषण यादव की टेररिस्ट अटैक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कश्मीर की फॉर्म में हो। उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट तो नहीं हो जाएगा, और जब वो देखेंगे और वो समझेंगे कि वो फैल कर वेस्टर्न वर्ल्ड तक आएगा तब सबसे ज्यादा उनके लिए खतरे की घंटी होगी। एंड आई थिंक ये खतरे की घंटी बजाना अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बुखारी साहब, अनिका ने एक वर्ड यूज किया, एडवर्टीजमेंट। कहते हैं नकारा से नकारा चीज भी बेचनी हो ना तो उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी बेहतरीन तरीके से करो कि आपको रेवेन्यू, उसके पैसे पूरे हो जाए, आपको वो चीज बिकती हुई नजर आए। हम उस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं इस तमाम तर मामलात को कि पाकिस्तान के मुखालिफ किस कदर भारत 15 साल से प्रोपेगेंडा करता रहा है और अब भी बहुत कुछ कर रहा है। ज़रियाब मुनीर नियाज़ी की वो मशहूर नज़म थी ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वाह वाह। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो मिसरा जो है बिल्कुल फिट बैठता है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया अबू धाबी में, ये 2 माह पहले यहाँ पे बात डिस्कशन हो चुकी हुई है पाकिस्तान में, और ये उस वक्त हुई जब पोम्पियो और उनके डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया गए और उन्होंने वहाँ पे बैका साइन किया। बैका बेसिक ट्रीटी था उनका, जिसके तहत वो सैटेलाइट शेयरिंग और जितना डेटा बैंक है सैटेलाइट पे मौजूद वो अमेरिका इंडिया के साथ शेयर कर रहा था। तो उस वक्त भी यहाँ पे इस तरह के कंसर्न्स हुए कि इंडिया जो है इसके बाद ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा पाकिस्तान में सर्जिकल, किसी भी जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। लेकिन साथ साथ उस वक्त ये चाहिए था हमें कि इस एग्रीमेंट के हवाले से कोई बड़ा क्लियर और वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते, चूँकि अमेरिका उस वक्त हमारे साथ मसरूफ़ था और आज भी मसरूफ़ है अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए। लेकिन हम अमेरिका की तवज्जो उस तरफ भी नहीं दिला सके कि देखिए आप हमारे एक दुश्मन के साथ इस लेवल की डील कर रहे हैं कि हमारे उसके जितने नेबर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना और दूसरे कंट्रीज़ जो बॉर्डर्स रखते हैं उन सब के मकामात जो हैं उसकी रेंज में आ जाते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है खित्ते में ख़राब करने वाली बात है। एक तो हम वो नहीं कर सके, अगर अमेरिका आपकी बात नहीं सुन रहा, इसी बात को आप इंटरनेशनल फोरम्स पे उठा सकते थे, वो भी नहीं किया। 2 माह बाद आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात बिल्कुल अल जज़ीरा की खबर का हवाला दिया जैगम साहब ने कि वो जो वीज़ों वाली बात थी वो भी हमारी नहीं मानी गई। तो शायद उसके बाद थोड़ा सा मीडिया अटेंशन लेने के लिए कुरैशी साहब ने उधर ये बात कर दी। दूसरी उनकी बात का हिस्सा था कि वो जो बयान है उनका कि इंडिया अपने पार्टनर्स से गो अहेड तलब कर रहा है। तो पार्टनर जो हैं वो यकीनन अमेरिका है, चूँकि इस
पैक्ट में, तो यकीनन अमेरिका ऐसी किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। तीसरी बात यह है कि जो 2018 में मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद ज़ाती ख्याल मेरा यही है कि इंडिया ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगेन ये चीज़ जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर जो लूप होल्स हैं, लकूना है जो, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि 27 फरवरी 2018 के वाक़े के बाद इंडिया को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, सोचने की जसारत भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरह का कुछ कर भी रहा है तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो उसका सामना करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। रही बात हमारी सफारती पॉलिसी की, हमारी खारजा पॉलिसी की, तो वहां पर अब फुर्तियां दिखाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब हमें ज़रा इसे छोड़कर कुछ आगे की तरफ बढ़ना होगा, किसी और मुहावरे, किसी और नतीजे की तरफ हमें पहुंचना होगा। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक सरप्राइज दिया गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे। कौमी असम्बली की 2 हैं और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं जिस पर ये ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 31 जनवरी 2021 तक ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। कोरोना की वबा के हवाले से इन ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन अचानक आज ये खबर दे दी गई है कि अब तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे और ये जल्द करवाए जाएंगे। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला उस वक्त आया है जब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सेनेट इंतखाबात को जल्द करवाने के हवाले से फैसला कर चुकी है। अब ये हुकूमत के लिए खबर कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इस पर बात कर लेते हैं। अनिका, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले बताइएगा, ये 2 हल्के हैं कौमी असम्बली के, 6 हल्के हैं सूबाई असम्बलियों के। बताइए, ये अच्छी खबर है गवर्नमेंट के लिए किसी भी लिहाज से? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है हुकूमत के लिए, क्योंकि ये बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज जो है फॉर द कमिंग सेनेट को, जिसके लिए एक बहुत कारआमद चीज, एक रास्ता बना सकती है बेसिकली। एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों ने देख लिया कि जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसने 13 दिसंबर का टाइम दिया। 13 दिसंबर को कितनी कोई आवाम जमा कर ली थी वो भी तमाम के सामने था। हालांकि उसके हवाले से मीडिया को वो इल्जाम दे रहे हैं कि हम लोग शायद सही नहीं बता रहे हैं। आप BBC उर्दू को देखें, इंडिपेंडेंट को देखें, और बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मीडिया को वो सराह रहे हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल मीडिया को कह रहे हैं कि शायद हम लोगों को किसी ने कुछ कहा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। कुछ आंखों देखा हाल ऐसा था, कुछ ड्रोन फुटेजेस ऐसी थी जो कि शायद उधर मौजूद लोगों की अपनी थी। इसके बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मोमेंटम PDM ने बनाना था वो नहीं बना सकी। इसीलिए ये आइडियल टाइम है हुकूमत के लिए किसी भी इंतखाब में जाने का, जहां एक तरफ हुकूमत बहुत ज्यादा टेंशन का मुजाहरा नहीं कर रही कि ठीक है अपोजिशन लगी या लगे रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इलेक्शन कमीशन ने ये मूव क्यों किया, ये एक अहम सवाल है। इसको यकीनन इस तरह का रूप देने की कोशिश भी की जाएगी ऑपोजिशन की तरफ से कि शायद आप किसी तरीके से हुकूमत को एक एज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने जो कहा हुआ था कि कोरोना के टाइम पर नहीं होंगे ज़िमनी इंतखाबात, ऑल ऑफ अ सडन आप मूव करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी अब इंतखाबात होने हैं। असल में मामला ये भी है कि फरवरी में जब सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं या हुकूमत करना चाह रही है, इसने 1 महीना पहले लेकर आना चाह रही है, तो ये ज़िमनी इंतखाबात उससे पहले होना इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि जाहिर है इलेक्टोरल कॉलेज का रास्ता बनाना है सेनेट के इंतखाबात के लिए उसके अंदर। लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ क्लियर एज जो कि यहाँ हुकूमत को हासिल होगा, स्पेशली इन कुछ जलसों के बाद। सही। बुखारी साहब, वाकई यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जरा बड़ा मार्जिन है खुलकर खेलने के लिए? जी बिल्कुल, बात यही है कि चूंकि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो फेब में करवाने का ऐलान किया गया, और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, समटाइम्स हुआ भी है माजी में इस तरह कि 2-4 बंदे अगर नहीं हैं, क्या मतलब कुछ लोग फौत हो गए तो अभी 90 दिन में इलेक्शन करवाने होते थे, तो उस वजह से वो नहीं हुए। तो फिर भी हुए सेनेट के इलेक्शंस, माजी में इस तरह की 1-2 मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इस दफ़े उस कॉलेज को पूरा करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यकीनी तौर पे इस पे क्वेश्चन मार्क्स आएंगे कि हुकूमत को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, वो ये है कि अपोजिशन PDM जब डिसाइड कर चुकी है कि वो इस्तीफ़े देगी असम्बलियों से, और तमाम असम्बलियों से, नेशनल से भी
और सूबाई असम्बलियों से भी। तो ऐसी सूरत में क्या अपोजिशन इन इलेक्शंस में हिस्सा लेगी? और अगर अपोजिशन इन इलेक्शंस में हिस्सा लेती है और उसके बाद अपोजिशन लूज़ कर देती है, तो अपोजिशन के पास एक मज़ीद पॉइंट आ जाएगा अपनी वो जो रिगिंग वाली बात को स्ट्रेंथन करने के लिए। जबकि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट के पास 2 सीटें कौमी की और 6 सूबाई की असेंबलीज में आ जाएंगी, तो इनकी पोजीशन जो है मुस्तहकम हो जाएगी। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इस फैसले का जो एडवांटेज है वो गवर्नमेंट को ही जाएगा और अपोजिशन अभी इस पे शोर मचाएगी। और अचानक इस तरह फैसला, पहले एक डिसीजन हुआ कोविड के हवाले से तो कि 31 जनवरी को तक नहीं करवाएंगे, और उसके बाद अचानक आ जाना स्टनिंग तो होता है बहरहाल, क्योंकि हमने देखा कि कोविड में ही हमने जीबी के इलेक्शन करवाए थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले भी तारीख नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था ताकि इलेक्शन कमीशन की अपनी हैसियत शकूक व शुबहात से बालातर रहे। ठीक है जनरल साहब, वो अपोजिशन जो इस्तीफों की तैयारी में थी अब वो सेनेट इलेक्शन की भी तैयारी में जुड़ गई है और अभी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान भी हो गया। फिर बताइए खबर किसके लिए अच्छी है? देखिए बात यह है कि खबर अगर अपोजिशन इसमें हिस्सा लेती है और अपोजिशन के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं तो फिर तो ये अपोजिशन के लिए अच्छी खबर बन गई। और पॉसिबिलिटी दोनों चीजों की है। अगर गवर्नमेंट के कैंडिडेट जीतते हैं तो गवर्नमेंट की पोजीशन मजबूत होगी। लेकिन जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, असल किस्सा वो है कि अगर उन्होंने वाकई इस्तीफा देने का फैसला किया है और इसका मतलब यह है कि वो आने वाले इलेक्शंस का भी बाइकआउट करेंगे, तो इस्तीफों का तो ठीक है, रोक सकता है। वो जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो इस्तीफे रख के बैठे रहे, जिस तरह याद सादिक बैठे रहे थे, और उनको एब्सेंटीज डिक्लेयर कर दिया जाए, वो भी हो जाए। लेकिन वो इलेक्शंस की फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रहे। उस इलेक्शन को हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा कि जिस इलेक्शन को ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दी, क्या उनकी एक इखलाकी तौर पे उनका कोई जवाब है उन इलेक्शंस का कि उनको तस्लीम किया जाए। तो ये इशू जो है वो इतने आसान नहीं है कि यूं हल कर दीजिए। फिर दूसरा वही नुकता कि जब इलेक्शन कमीशन ने अचानक ये अनाउंस कर दिया तो इसका रिएक्शन आएगा ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन क्वेश्चन करेगी कि जी क्यों आपने ये इलेक्शन अनाउंस कर दिया अभी, जबकि आपका ख्याल था कि कोरोना की वजह से हमें जनवरी में इलेक्शन जो जनवरी तक हमने पेंड करने हैं। और कोरोना की दूसरी लहर जो है वो ज्यादा सख्त है, ज्यादा लिथल नजर आ रही है और अभी उसके बिल्कुल मिडल में हम फंसे पड़े हैं। तो फिर क्या ऐसा बेहतर हो गया कि आप ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन उठेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तरफ लगता तो है कि गवर्नमेंट को उसका फायदा पहुंच सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये काफी डैमेजिंग भी हो सकता है अगर इसकी क्रेडिबिलिटी ना रहे। और दूसरी तरफ ये कि अपोजिशन इत्तेफाक ना करे कि आप कोरोना के वक्त में इलेक्शन करवाएं। सही मोना, क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं क्योंकि आगे सेनेट के हवाले से ऐलान कर दिया गया है। फिर ये किसके लिए पॉजिटिव है? ज़रियाब, ये बात सही है कि ये कहना शायद कबल वक्त है और थोड़ा मुश्किल है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि ये किसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन बात ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी ने आज ये मीटिंग अटेंड की है और सिंध ने, मतलब सिंध हुकूमत ने, और सिवाय सिंध के दूसरी और कोई हमें दूसरे किसी सूबाई हुकूमत की तरफ से ये संजीदगी नजर नहीं आई। तमाम ने ये मीटिंग स्किप की है। तो ये एक तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बीएपी की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, पीटीआई की गवर्नमेंट है केपी और पंजाब में, वहां पर भी जिमनी इलेक्शन होने हैं। एज फार एज रिकॉल बलूचिस्तान में खैर है नहीं इलेक्शन, लेकिन ये कि जहां ये दूसरे ये जो है सूबे ये क्यों नहीं आए, क्योंकि यही अगर इनके फायदे की चीज है और अगर इन्हीं के सेनेट इलेक्शन जल्दी कराने की वजह से ये कॉल दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो मैं मानती हूं कि दी गई है, तो इनको तो ज्यादा जाना चाहिए था। ये इस मीटिंग को क्यों स्किप करते हुए नजर आए? दूसरा, इसका दूसरा एंगल भी देखें कि अगर सिंध हुकूमत इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफों में भी हम पेश होंगे, हम सिंध हुकूमत भी छोड़ देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस बाई इलेक्शन में फिर इंटरेस्टेड हो? इसका मतलब ये है कि वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से अभी भी अनडिसाइडेड है, बल्कि ज्यादा चांस यही है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे।
तो यही बात अभी भी हमें नजर आ रही है कि उन्होंने तो बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करके, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है इसका ऐलान बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए थी। एनसीओसी के फैसले की वजह से जो उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक नहीं होंगे, 60 रोज के अंदर तक आईनी हैसियत से आईनी ऑब्लिगेशन ये है कि कोई भी बाई इलेक्शन जो भी निशस्त खाली हो वहां पर करवाए जाएं, ख्वाह वो सूबाई हो या नेशनल असेंबली हो। तो अब इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत पहले से ऑपोजिशन और बिलखुसूस ये सिंध गवर्नमेंट कह रहे थे कि आप जल्दी कराएं। तो मुझे लगता है उनको उनकी बात भी सुननी चाहिए थी कि अगर सेनेट इलेक्शन की वजह से ये ऑब्लिगेशन मानते हुए वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करें, तो उस वक्त भी वो ऑपोजिशन की भी बात सुनते, क्योंकि इदारे किसी भी एक जो जमहूरी कोई भी मुआशरा है वहां पर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको उस वक्त भी इस चीज का पास रखते हुए ये फैसला लेना चाहिए था। और कोविड की एसओपीज के साथ अगर दीगर चीजें हो सकती है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? मासूम से इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ 8 इलेक्शंस है। हाँ जैगम, जब पीडीएम की मूव हो सकती है, जल्द से जुलूस हो सकते हैं, तो वही बात आ गई कि इलेक्शन पर भी क्यों सवाल या निशान? बहरहाल ये ऐलान तो कर दिया गया है, अब ये अच्छी खबर किसके लिए? बेताब तो पीपल्स पार्टी थी, लेकिन मेरा ख्याल है हो जमालो जो है वो पीटीआई कर रही होगी। आपको मालूम है सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़त लिखा था और उनको याद दिलाया था कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि 60 दिन के अंदर वो बाई इलेक्शन कराए, और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में वो नाकाम रहा है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया, मुस्तासन फैसला किया। जमहूरी मुल्कों में जंगों में भी इलेक्शन होते रहते हैं, वबाओं में भी होते रहते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, हमसे वबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने भी अपना सदारती इलेक्शन कराया, एक दिन भी उसको लेट नहीं किया। अब पीटीआई को क्या फ़ायदा हो सकता है? पीटीआई को दो तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि इस तहरीक के इन्वायरमेंट में तहरीक वाले मामले से और अपोजिशन से तवज्जो हट सकती है। तमाम तरह तवज्जो इन बाई इलेक्शंस पर चली जाएगी, जो ज़ाहिर है पीटीआई के लिए अच्छा है। और अपोजिशन भी अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है, और मेरे ख्याल में लेगी, क्योंकि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि असम्बलियों को छोड़ना है या इलेक्ट्रल प्रोसेस से बाहर जाना है। और पीपल्स पार्टी तो सामने है, उन्होंने तो खुद दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर कि ये इलेक्शन कराए जाएँ। तो उस सूरत में तो जाहिर है अपोजिशन की तवज्जो भी उधर हो जाएगी। दूसरी बात क्या है? देखिए, दूसरी बात ये कि बाई इलेक्शंस में तारीखी तौर पर हमेशा हुकूमत को एक एडवांटेज होता है। अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखें तो कहीं पीपल्स पार्टी का जो दौर था उसके आखिर तक भी, जब वो बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी, वो बाई इलेक्शन जीती रही है। जबकि जब कौमी इलेक्शन हुआ तो वो बुरी तरह से हार गई। अब 6 तो ये सूबाई असम्बली की सीटें, जिनमें से 3 तो सीधी सिंध की हैं। वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को उनमें कम से कम 2 पे तो वाज़े बरतरी है, शायद तीसरी में भी हो जाए। 3 वो बाकी तीनों सूबों के। देखिए, 2 कौमी असम्बली की सीटें जो बहुत ही अहम है। NS 75 सियालकोट में सैयद इफ्तिखारुल हसन मरहूम ने 40,000 की बरतरी ली थी। हो सकता है इस दफा पीटीआई अच्छी फाइट करे, उसको ले जाए। मुख्तसर ये कि ज़िमनी इलेक्शन हमने खुद देखा है इस जमहूरी दौर में कि ज़िमनी इलेक्शन वही जमात देखती है जिसकी हुकूमत होती है मरकज में, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। गिलगित के हवाले से हमने बारहा कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन कैंपेन चलाई है। हो सकता है कि नताइज मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन वहां पर भी नतीजा आप सबने देख लिया। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आईएमएफ की बड़ी शर्त तस्लीम कर ली है, और इस शर्त के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ के पास जा रहा है। आईएमएफ प्रोग्राम को दोबारा से शुरू किया जाएगा, बहाल किया जाएगा, लेकिन जो इसके असरात आएंगे वो ज़रा मैं आपको साफ और वाज़ेह अल्फाज में बता दूँ, और वो ये कि बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो 13 रुपये 35 पैसे फी यूनिट है, जो कि बढ़कर 16 रुपये 69 पैसे का हो जाएगा। मतलब ये कि एक बार फिर से आम आदमी के लिए महंगाई का तूफान आने जा रहा है। क्या मैं ही सिर्फ ये कह रही हूं या बाकी सबको भी ऐसा लगता है? उनसे जरा जान लेते हैं। जनरल साहब बताइएगा, वाकई महंगाई का तूफान आ रहा है और आवाम तैयार हो जाएं? देखिए, तूफान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महंगाई लाजमन होगी, क्योंकि जब आप पेट्रोल या इसकी कीमतें, बिजली की कीमतें चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे इम्पैक्ट तो आता है।
लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मार्केट में सप्लाई बेहतर होने की वजह से उर्दूनोश की बहुत सारी चीजों की कीमतें काफी कम हुई हैं। लिहाजा ये कहना कि तूफान तो नहीं होगा, मगर इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। और हमेशा ही होता है, जब भी आप IMF की शराइत मानते हैं तो उनका तो मकसद एक ही होता है कि उन्होंने आपसे जनरल साहब, मैं आपको सुनने से कासिर हूं। जैगम साहब, इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आऊंगी। बताएगा, तूफान आ रहा है और अवाम तैयार है? कहा हम ऊंट पे बैठे, कहा तुम ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। देखिए, मरीज़ भी वही है, अतार भी वही है, दवा भी वही है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के नुस्खे हैं और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का टीका है। आपको IMF जो कहता है वो मालूम है, वो कहेगा आमदनी बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, प्राइवेटाइजेशन करो, लोगों को नौकरियों से पहले ही निकाला जा रहा है, बिजली के रेट बढ़ाओ, गैस के रेट बढ़ाओ। ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा चारा कार नहीं है। महंगाई पहले ही बहुत है, बहुत से स्टेप्स पहले लिए जा चुके हैं। शायद महंगाई उस तेज़ी से ना बढ़े जिस तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी तो यकीनन अजीरन होगी। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा जो इस हुकूमत को हुआ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम से है, क्योंकि ऐसे अनपॉपुलर फैसले ऐसे वक्त में करने पड़ेंगे जिस वक्त हुकूमत को गर्दन से अपोजिशन ने दबोचा हुआ है। जनरल साहब, मैं आपका मुख्तसर सा बस कमेंट लेना चाहूंगी, हाँ या नहीं की सूरत में महंगाई का तूफान आ रहा है, एग्री करते हैं आप इस पे? मैं एग्री नहीं कर रहा इस वजह से कि बढ़ेंगी तो सही थोड़ी बहुत कीमतें, लेकिन पहले की निस्बत बहुत सारी चीजों में कीमतें कम हुई हैं। वो जो फर्क कम हुआ है, अगर वो थोड़ा बहुत दोबारा बढ़ता है तो उससे तूफान वाली बात नहीं, लेकिन लाजमी बात है कि ये वक्त ऐसा है कि अवाम में पॉपुलैरिटी कम होगी हुकूमत। ठीक है। मोना, जरिए आप देखें, कोई चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल बात ठीक है, मैं इत्तेफाक करती हूँ तमाम से। पेट्रोल बॉम्ब हम एक सूरत में देख चुके हैं। पहले ओगरा ने इनको पहले समरी भेजी थी, उस वक्त हुकूमत ने अच्छा फैसला किया कि लेवी कम कर दिया। लेवी इस वक्त इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, तो वो उसमें उन्होंने कुछ कमी करके पेट्रोल की जो नेट प्राइस थी वो कांस्टेंट रखी थी। लेकिन अब इस मरतबा हमने देखा है कि 3 रुपए से जायद का इजाफा इस दफा किया गया। अब उसके बाद फिर ये जो बिजली है, बिजली का भी ये बॉम्ब है, पेट्रोल बॉम्ब के बाद के ये चीजें बढ़ेंगी आगे। खित्ते में इस वक्त हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल ये अनपॉपुलर डिसीजन है, लेकिन इसके अलावा चारा नहीं है। अगर आप इसको ऑफसेट करना चाहें कोई पेंशन बढ़ा के या नौकरियां बढ़ा के, या फिर आप कोई पब्लिक सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ाकर, मतलब रिलीफ देने के लिए भी किसी न किसी सेक्टर में कोई तो वो भी नहीं शायद आप कर होनी चाहिए। ठीक है, बुखारी साहब, पेट्रोल प्राइस भी इंक्रीज हुई है और यहाँ पर बिजली भी महंगी होने जा रही है, बताइए फिर महंगाई आ रही है? भाई, महंगाई के तूफान के दरमियान तो हम बिल्कुल खड़े हैं। कभी कभार ये होता है कि कोई लहर ज़रा थोड़ी सी नीची हो जाती है। अभी जो पेट्रोल की जो इंक्रीज़ हुई है प्राइसेस में, उसके नतीजे में तो मार्केट में एक हल्का सा इम्पैक्ट ऑब्ज़र्व हमने किया। और अब जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा होगा, यकीनन पाकिस्तानी कौम को और स्पेशली ट्रेडर्स को एक बहाना चाहिए होता है कि कहीं भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए, खा वो डॉलर की प्राइस हो, पेट्रोल की प्राइस हो, गैस की प्राइस हो या बिजली की प्राइस हो, उन्हें बहाना चाहिए होता है। कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो वापस नीचे नहीं आती। ये भी एक अजीब सा ही ट्रेंड है पाकिस्तान में। मसलन अगर आप मेडिसिन प्राइसेस पे देखें, बहुत सारी प्राइसेस का तस्करा तो हुआ, वो बिल्कुल नीचे नहीं आ रही। तो तूफान में हम खड़े हैं और मजीद एक लहर आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अनिका क्विकली प्लीज। जरा महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है। इब्तदा इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। महंगाई तो अभी आनी है, इसलिए क्योंकि कुछ नाअहलियां इस गवर्नमेंट की, कुछ जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस पिछली हुकूमतों की। पहले आपने डॉलर के रेट को इतना ज्यादा स्टेबल करके रखा, आप खुद डॉलर खरीद रहे हैं, स्टेट बैंक के जरिए स्टेबल कर रहे हैं नून लीग की हुकूमत में, तो वो एक मसला था। डॉलर को ऊपर जाना ही जाना था। इस हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि डॉलर की कीमत को, कदर को ऊपर करे और पैसे की कदर गिरे। लेकिन इन लोगों ने फ्री मार्केट में छोड़ दिया। अब वो कीमतें इस कदर ज्यादा हो गई है कि इस गवर्नमेंट के लिए वैसे भी संभालना बड़ी मुश्किल होगी। फिर IMF का बिल्कुल मुश्किल होगा। और मैं इसी के साथ कंक्लूड करूंगी जो बुखारी साहब ने कहा था कि कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर वो नीचे आ भी जाती हैं तो हमारे यहाँ पर बहरान और किल्लत पैदा हो जाती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।